सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम संधि है उसको देखेंगे। और यह जो वीडियो है वह सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 2022-23 में जो इस साल सिलेबस है उसमें कौन कौन सी संधि पढ़नी है उसके हिसाब से बनाई गई है, उसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि जिन भैया बहन को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है वो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उनके संधि में पूरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या इस वीडियो को देख करके अगर आपको संधि के प्रश्न बनाने आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस बार हम लोगों को सीबीएसई 10th बोर्ड में कौन कौन सी संधि पढ़नी है सिलेबस के अनुसार जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा भेजा गया है। तो उसमें जो हम लोगों को संधि पढ़ना है उसके पहले नाम जानते हैं। पहला है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना। यानी वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा हुआ? क वर्ग का प्रथम वर्ण क हुआ, च वर्ग का च हुआ, ट वर्ग का ट हुआ, त वर्ग का त हुआ, प वर्ग का प हुआ। इसको किस में बदलना है? तीसरे वर्ण में। यानी क को ग में, च को ज में और ट को ड में, त को द में और प को ब में। दूसरा नियम क्या है? वर्गीय प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना है। प्रथम वर्ण कौन सा हो गया? क च ट त प, और उसको बदलना है क को ग में, च को य में और ट को ड़ में, त को न में और प को म में। अगला नियम है विसर्गस्य उत्वम, यानी विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना, लेकिन विसर्ग के पहले अ रहता है और ये ऊ मिल के ओ बन जाता है, इसलिए हम ओ बोले। विसर्ग का ऊ में परिवर्तन हो जाना। विसर्गस्य सत्वम, यानी विसर्ग का तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श में परिवर्तन हो जाना। अगला है विसर्गस्य रत्वम, यानी विसर्ग का र में परिवर्तित हो जाना। अगला है विसर्गस्य लोपः, यानी विसर्ग का लोप हो जाना, समाप्त हो जाना। तो चलिए इन सारे नियमों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा नियम है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, या वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। तो इसका सूत्र देखते हैं। अगर पहला अक्षर हो, ये व्यंजन संधि का नियम है, तो अगर पहला अक्षर हो मीन्स क च ट त प हो और उसके बाद स्वर आए तो पहले वर्ण को हम लोग तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। यह पहला नियम है। मीन्स क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आता है, अ में से अ से अ तक में कोई भी आता है तो पहले वर्ण को तीसरे में बदल देंगे। मीन्स क को ग में, च को ज में, त को द में, प को ब में बदल देंगे। अगला नियम है कि अगर पहला वर्ण आए मीन्स क च ट त प पहले आए, उसके बाद तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो। तीसरा चौथा पांचवा का मतलब क्या हुआ? ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ड़, द ध न और ब भ म, या य र ल व ह में से कोई भी आए तो पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जगत जोड़ ईश है, तो जगत में त पहले आया है, तो त जो है वह पहला वर्ण है। किसका पहला वर्ण है?
तवर्ग का पहला वर्ण है। और उसके बाद ई आया है, बड़ी ई की मात्रा आई है, तो ई जो है वो स्वर है, यानी पहले वर्ण के बाद स्वर आया है। तो पहले वर्ण को हम लोगों को पहला नियम क्या कहता है कि पहले वर्ण को तीसरे में बदल देना है। तो त का तीसरा वर्ण क्या होगा? द होगा, इसलिए यह जगदीश हो गया। वैसे ही अच जोड़ अंत है, च पहला वर्ण है और अस्वर है, तो च को हम लोग ज में बदल देंगे, इसलिए अजंता हो गया। अगला एग्जाम्पल है वाक जोड़ दानम। यहाँ क पहला है और द तीसरा है, यानी पहले के बाद तीसरा आया है, तो पहले को तीसरे में बदल देना है दूसरे नियम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? वागदानम। अगला है अप जोड़ जह, तो प पहला है और ज तीसरा है, तो पहले को तीसरा में बदल देना है, तो प का हो जाएगा ब, इसलिए अब ज हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये नियम याद रहेंगे तो आप इस संधि का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। बाद में इसका अभ्यास भी हम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे अभ्यास करने के लिए। चलिए हम लोग अगली संधि देखते हैं। अगली संधि है प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, यानी पहले वर्ण को पंचम वर्ण में बदल देना। इसका पहला सूत्र है कि पहले के बाद अगर पांचवा आता है तो पहले को स्वयं के पांचवें में बदल देते हैं, यानी क च ट त प के बाद कोई भी पांचवा वर्ण आएगा तो क को अंग में, च को य में, ट को अड़ में, त को न में और प को म में बदल देंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा नियम जान लेते हैं। अगर पांचवे के बाद पहला आता है, मीन्स अंग, य, अड़, न और म के बाद कोई भी पहला वर्ण आता है, जैसे क च ट त प में से कोई भी आता है, तो पांचवे को पहले के पांचवे में बदल देंगे। मीन्स ये जो पांचवा वर्ण है उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले के पांचवे में, मीन्स क अगर यहाँ पे है, बाद में अगर क है तो उसको अंग में बदल देंगे, बाद में अगर ट है तो उसको अड़ में बदल देंगे, त है तो न में, इस तरह से। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, आप इस नियम को अगर सूत्र को याद कर लेंगे तो बहुत सारे नियम आपको बहुत सारी संधि इसके उदाहरण पे बनाने आ जाएगी। जितनी भी इस पे रहेगी वो बनाने आ जाएगी, अगर आपको सूत्र अच्छे से याद रहेगा तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सन्निधीयताम, सत जोड़ निधीयताम। यहाँ पे देखिए पहले तो आया है, तो क्या हो गया? पहला वर्ण हो गया, और बाद में पांचवा आया है, तो पहले के बाद पांचवा आया है तो पहले को किस में बदल देंगे? पांचवे में। ये पहला नियम के अनुसार है। फिर दूसरा भी पहले नियम के अनुसार है, सत जोड़ निवेश है, तो पहले आया है, न बाद में आया है, पहले के बाद पांचवा आया है तो पहले को पांचवे में, मीन्स त का पांचवा क्या होगा? न होगा। वाक जोड़ मयम, क पहला है और म पांचवा है, तो क को किस में बदल देंगे? क का पांचवा क्या होता है? अंग होता है, इसलिए वांगमयम हो गया। अब अगला देखिए, जो दूसरा नियम है उसके अनुसार एग्जाम्पल देखते हैं। कम जोड़ चित, तो म पांचवा हो गया और च पहला हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि पांचवा पहले आना चाहिए और पहला बाद में आना चाहिए, तो यहाँ पे पांचवा पहले आया है और पहला बाद में आया है। कम जोड़ चित, म पहला हो गया, म पांचवा हो गया और च पहला हो गया, तो पहले को पांचवे में बदलना है। जो भी पहला रहेगा उसको पांचवा जो अक्षर है उसको पहले के पांचवे में बदलना है। तो च का पांचवा क्या होगा? य होगा, तो म को हम लोग य में बदल देंगे तो कंचित हो जाएगा। वैसे ही सम जोड़ शरणम है, तो च का पांचवा य होगा तो म को हम लोग य में बदल देंगे तो संचरणम हो जाएगा। इस तरह से ये नियम काम करेगा। अगर आप सूत्र अच्छे से याद रखते हैं तो आपको आसानी से कोई भी संधि इसके नियम पे बना सकते हैं। निश्चित ही यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए हम लोग अगली संधि देखते हैं। अगली संधि है विसर्ग संधि में अब चलते हैं। विसर्गस्य उत्वम, विसर्ग का उ बन जाना। विसर्ग का उ कैसे बनता है, आइए इसको समझते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद अ, तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह में से कोई भी आए तो विसर्ग का उ हो जाता है, और विसर्ग के पहले जो अ रहता है वह अ और ये उ मिल करके ओ बन जाता है।
यही इसका नियम है। ध्यान से समझिए, अगर विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद अ आए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या य र ल व ह में से कोई भी आए तो विसर्ग का उ हो जाता है और विसर्ग के पहले जो अ होता है वह अ और ये उ मिल के ओ बन जाता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, जो भी विसर्ग संधि रहता है उसमें उसमें विसर्ग तो बीच में लगा हुआ ही रहना चाहिए, तभी वो विसर्ग संधि है। ठीक है, और इसका नियम ये है, आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रथमा जोड़ अध्याय है, तो विसर्ग के पहले म आया है, म में अ मिला हुआ है और उसके बाद फिर अ आया है। विसर्ग के बाद भी अ आया है, विसर्ग के पहले भी अ आया है और विसर्ग के बाद भी आया है। तो विसर्ग का तो देखिए, विसर्ग का के बाद जब अ तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह में से कोई भी आएगा तो विसर्ग का उ बन जाएगा और विसर्ग के पहले जो अ है उसको मिला करके ओ बना देना है। तो यहाँ पे भी म में अ मिला हुआ है और बाद में अ आया है, इसलिए विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इस तरह यह शब्द हो जाएगा प्रथमो अध्याय और यहाँ पे अवग्रह लग जाएगा क्योंकि दो अ है ना, दो स्वर हैं और अ भी दो है, म में अ मिला हुआ है उसके बाद अ आया है, तो यहाँ पे अवग्रह लग जाएगा। यहाँ पे अगला देखिए, शो अपी है तो शह जोड़ अपी, यहाँ भी विसर्ग के पहले अ है और बाद में अ आया है तो इसका ओ बन गया है। देवलाख्यो ग्रामः में भी देवलाख्य जोड़ ग्रामः, यहाँ भी वही सूत्र लगा है। निश्चित ही यह आप सूत्र समझ गए होंगे। इस पे जितना भी संधि आएगा वो आप बना लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नहीं समझ आए तो बार बार वीडियो को देख लें। अगला है विसर्गस्य सत्वम। अगला जो नियम है जो हम लोगों को संधि पढ़नी है वह है विसर्गस्य सत्वम, यानी विसर्ग का तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श में परिवर्तित हो जाना। तो इसको देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ और तालव्य श आता है तो विसर्ग को हम लोग तालव्य श में बदल देते हैं। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ और मूर्धन्य श आता है तो विसर्ग को हम लोग मूर्धन्य श में बदल देते हैं। यदि विसर्ग के बाद त, थ, क और दंती श आता है तो विसर्ग को हम लोग दंत श में बदल देते हैं। कहीं कहीं पे क जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे मूर्धन्य श भी प्रयोग होता है, लेकिन अधिकतर में दंत श प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पे मूर्धन्य श आता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगाएं, मूर्धन्य श लगाएं या दंत स लगाएं। जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं। नीह जोड़ कार्यम, नीह जोड़ कार्य, हम यहाँ पे विसर्ग आया है उसके बाद क आया है, लेकिन निष्कार्यम लिखते हैं तो उसमें हम लोग मूर्धन्य श लगाते हैं, है ना। धनु जोड़ टंकारः, विसर्ग आया है तो यहाँ पे विसर्ग आया है और ट आया है तो वहाँ पे मूर्धन्य श लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यह तो मूर्धन्य श का सूत्र ही है। लेकिन बहुत सारे शब्दों में ऐसा होता है कि क लगा रहता है तो वहाँ पे मूर्धन्य श का प्रयोग होता है, जैसे निष्कार्यम हम अभी बताए आपको। तो चलिए इन तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नमः जोड़ तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। जैसे नमः जोड़ तुभ्यम तो नमस्तुभ्यम, यहाँ विसर्ग के बाद त आया है, तो जब विसर्ग के बाद त आएगा तो क्या लगाना है, दंत श, इसलिए यहाँ पे दंत स लग गया। वैसे ही हरि जोड़ सेते, तो विसर्ग के बाद क्या है, तालव्य श, तो इसलिए यहाँ पे तालव्य श लग गया, हरि शेते हो गया। और धनु जोड़ टंकारा का धनुष टंकारा हो गया, क्योंकि ट जब आएगा विसर्ग के बाद तो मूर्धन्य श का प्रयोग करना है। ऐसे ही इससे जुड़े हुए जो भी संधि आएंगे निश्चित रूप से आप बना लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगला जो नियम है वह है विसर्गस्य लोपः। आइए इसको जानते हैं। विसर्गस्य लोपः का नियम है, पहला नियम है, यदि शह और एसह के बाद, स और श दोनों में विसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद अ को छोड़ के कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। नियम क्या है कि पहले शह होना चाहिए, नहीं तो एश होना चाहिए, उसके बाद अ को छोड़ के, मीन्स स्वर में अ से अ तक होता है तो अ को छोड़ देना है, बाकी कोई भी स्वर आएगा या कोई भी व्यंजन आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ को छोड़ के कोई भी स्वर हो,
अ नहीं आना चाहिए, अ को छोड़ के कोई भी स्वर आना चाहिए। विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, लेकिन बाद में अ को छोड़ के कोई भी स्वर आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तीसरा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, मीन्स इसमें और रहेगा, कब? जब विसर्ग के आगे आ रहेगा तो, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा यानी ग घ अंग, ज झ ञ इस तरह से वर्ण आएंगे। उसके बाद क्या आना चाहिए? य र ल व ह में से कोई भी आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सह जोड़ एति है तो श एति हो गया। क्यों? क्योंकि पहले सह आया है, उसके बाद कोई भी स्वर आया है, अ को छोड़ के कोई भी स्वर लाना है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। देवाह जोड़ इंद्र, यहाँ पे विसर्ग के पहले आ आया है, उसके बाद स्वर आया है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। देवाह जोड़ जयंती, यहाँ पे विसर्ग के पहले आ आया है, उसके बाद तीसरा वर्ण आया है, तो देवा जयंती हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। वैसे ही रामह जोड़ आनंदः, विसर्ग के पहले अ आया है, उसके बाद आ आया है, क्योंकि विसर्ग के पहले जब अ आएगा तो उसके बाद अ को छोड़ देना है, तो यहाँ पे आ आया है, तो इसलिए इसका रामानंद होगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगर ये सब नियम आपको याद रहते हैं तो विसर्गस्य लोप का जितनी भी संधियाँ होंगी उस नियम पे आपको बनाने आ जाएंगे। अगला नियम देखते हैं। अगला हमारा नियम है विसर्गस्य रत्वम, यानी विसर्ग का र बन जाना। ये कैसे बनता है आइए जानते हैं। ये देखिए, इसका नियम है अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर के बाद विसर्ग हो, यानी विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? अ और आ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी स्वर आता है, अ से अ तक आता है तो उसमें और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर जो भी स्वर बच रहा है उसके बाद विसर्ग आता है तो, और उसके बाद कोई भी स्वर आता है, इसमें और आ रहेगा, बाद में और आ रहेगा, अ से अ तक सब रहेगा। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ अड़, इसमें से कोई भी आएगा, या य र ल व ह में से कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का र हो जाएगा। अब आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है निह जोड़ बलह। यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या है? ई आया है, और आ नहीं आया है, उसको छोड़ के ई, छोटी ई स्वर है, तो और आ को छोड़ के कोई भी स्वर आना चाहिए। उसके बाद क्या आया है? स्वर ही आया है, ब में अ मिला हुआ है, तो ये क्या हो गया? विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया, निर्बलह बन गया। अगला जो एग्जाम्पल है तो ये निर्बलह बन गया। अगला जो एग्जाम्पल है कवि जोड़ इक्षति, यहाँ विसर्ग के पहले छोटी ई आई है और बाद में भी छोटी ई आई है, तो विसर्ग का क्या बन गया? र बन गया, तो ये बन गया कवि रिक्षति। अगला जो एग्जाम्पल है वह है गुरु जोड़ भवती, यह विसर्ग के पहले उ आया है और बाद में चौथा वर्ण आया है, यानी पवर का चौथा वर्ण भ आया है, तो यहाँ विसर्ग का क्या बन गया है? र बन गया है। तो इस तरह से अगर ये सारे नियम आपको पता रहेंगे तो निश्चित रूप से इस संधि पे जो भी एग्जाम्पल होंगे वो निश्चित रूप से आपको बनाने आ जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, सारे सूत्रों को याद कर लेंगे, और इस पे जो भी अभ्यास होगा, जितना भी अभ्यास होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तो आपका संधि के सारे प्रश्न बोर्ड में जितने भी आएंगे वो आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। इसका अभ्यास भी भेज दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें कि कैसा वीडियो लगा, और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।